जंगल राज का वो क्राइम जिसे बिहार अब तक नहीं भूला। जुलाई 1999 में पटना में शिल्पी जैन और उसके बॉयफ्रेंड गौतम सिंह की अधनंगी लाशें मिली। इसके बाद जो हुआ वो पुलिस और सीबीआई के कामकाज पर कई सवाल खड़े करता है। जंगल राज बिहार की तब देश भर के मीडिया में यही पहचान थी। जंगल राज यानी जहां अपराधियों का बोलबाला हो। देश में आर्थिक सुधारों का पहला दशक खत्म होने को था, Y2K का हल्ला था और आईटी कंपनियों के पास काम अधिक, टैलेंट कम। बेंगलुरु अपनी पहचान सिलिकॉन वैली के रूप में बना चुका था। अमेरिका में इन्फोसिस, विप्रो के नाम अनजाने नहीं थे। इन कंपनियों में आईटी इंजीनियर के रूप में बिहारी छात्रों ने अपनी धाक जमानी शुरू कर दी थी, अपनी किस्मत संवारने और बिहार में अपराध और अपराधियों की छाया से दूर रखने के लिए निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे भी पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली और दूसरी जगहों पर जाने लगे। बिहार में तब दिन दहाड़े गाड़ियां छीनी जाती। अपहरण ने तो पहले ही इंडस्ट्री की शक्ल ले ली थी। कुछ बिगड़ैल नेताओं की कारगुजारियां आए दिन मीडिया में सुर्खियां बनती, जिन पर समूचा देश हैरान होता। सामाजिक न्याय की लड़ाई ने बेशक कई जातियों को सिर उठाकर जीने का हौसला दिया था, लेकिन लोग अब उससे अधिक की मांग कर रहे थे। उन्हीं दिनों जंगल राज की राजधानी पटना में एक और अपराध हुआ। जुलाई 1999 में ऐसा अपराध जिसने फिर से मीडिया को बिहार की याद जंगल राज के रूप में दिलाने का मौका दे दिया। इस वाकये के बारे में जिसने भी सुना सुन रह गया। मानसून का मौसम था, बारिश के दिन थे। 2 जुलाई को पटना में एक लड़की कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से रिक्शे में निकली। लड़की का नाम शिल्पी जैन था। वो शहर के मशहूर रेडीमेड गारमेंट शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। बेहद खूबसूरत, मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। शिल्पी ने पढ़ाई की थी पटना विमेंस कॉलेज से। वो रिक्शे से इंस्टीट्यूट की ओर जा ही रही थी, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड गौतम का एक दोस्त मिला। गौतम सिंह NRI डॉक्टर BN सिंह का बेटा था। स्मार्ट, हैंडसम और पॉलिटिकल एम्बिशंस रखने वाला। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का करीबी था और उन दिनों साधु के बड़े जलवे थे। गौतम के उस दोस्त को शिल्पी भी जानती थी। उसने शिल्पी से अपनी गाड़ी में बैठने की तजवीज़ की। कहा, क्या रिक्शे में जा रही हो? चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें इंस्टीट्यूट। शिल्पी मान गई, लेकिन वो लड़का उसे इंस्टीट्यूट नहीं ले गया। वो शिल्पी को पटना के बाहरी छोर पर मौजूद वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले गया। रास्ते में जब शिल्पी ने उसे कहा, अरे इंस्टीट्यूट छोड़कर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तब उसने कह दिया कि वो शिल्पी को गौतम के पास ले जा रहा है, जो वाल्मीकि गेस्ट हाउस में मौजूद है। गेस्ट हाउस सरकारी था और उसकी पहचान तब अय्याशी के अड्डे के तौर पर होती थी, जहां अक्सर नेताओं और बड़े अधिकारियों की रंगीन पार्टियां चलती थीं। इधर तय समय पर घर न पहुंचने पर शिल्पी के घर वाले परेशान थे। कुछ समय तक तो उन्हें लगा कि इंस्टीट्यूट से किसी दोस्त के घर चली गई होगी, शायद इसलिए लौटने में देरी हो रही है। लेकिन शाम ढलने के बाद भी शिल्पी जब घर नहीं लौटी तो वो घबराकर इधर उधर फ़ोन करने लगे। इस बीच गौतम को कहीं से पता चला कि शिल्पी उस गेस्ट हाउस में है। गौतम बेचैन हो उठा। वो जानता था कि उस गेस्ट हाउस में जाने का मतलब क्या है। उसे पता था कि वहाँ शिल्पी के साथ क्या हो सकता था। गौतम ने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़ा। कहते हैं कि जब गौतम वहाँ पहुँचा तो शिल्पी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी। उसने विरोध किया, वहाँ मौजूद लोगों की पोल खोलने की धमकी दी। उधर शिल्पी के घर वाले थक हार कर पुलिस के पास पहुँचे। अगले दिन शाम तक पुलिस भी शिल्पी का कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन 3 जुलाई की रात 9 बजे एक खबर आई जिसने हड़कंप मचा दिया। गांधी मैदान के पास वरीय पुलिस अधीक्षक की कॉलोनियल शैली में बनी कोठी के पीछे गैराज में 2 लाशें मिली। यहाँ से थाना बहुत दूर नहीं था, इसलिए पुलिस जल्द पहुँच गई। दोनों लाशें गौतम और शिल्पी की थीं। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया। इनमें एक ये भी था कि बंद गैराज के अंदर गाड़ी है और उसमें लाशें हैं। इसकी सूचना पुलिस को किसने दी? पुलिस के पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। ये भी एक राज है कि साधु यादव को ये सूचना किसने दी। ये लाशें गौतम की सफ़ेद मारुति जेन कार में थी।
गौतम के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। वहीं शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट था जो गौतम का था। गौतम के परिजन विदेश में थे, इसलिए कोई नहीं आया था। पुलिस ने हैरत अंगेज फुर्ती दिखाते हुए रात को ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले और बिना फॉरेंसिक जांच के पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया, जबकि पहली नज़र में ही लाशों को देखकर लग रहा था कि आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। पुलिस ने एक और लापरवाही की। उसने उस गाड़ी को जिसमें शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी, उसे खींच कर नहीं बल्कि ड्राइव करके ले गई। एक गाड़ी जिसमें लाशें मिली हों, उसे ड्राइव कर ले जाने की वजह से गाड़ी से काफ़ी फिंगरप्रिंट मिट गए। वहीं रात में ही गौतम की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उसके परिवार वाले पहुंच भी नहीं पाए थे। बाद में जब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्टें आईं तो साफ हो गया कि पुलिस की थ्योरी गलत थी। उस रिपोर्ट से पता चला कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ था और एक से ज़्यादा लोगों ने किया था। शिल्पी के अंतर्वस्त्र पर जो वीरे के दाग थे वो एक से ज़्यादा लोगों के थे। शिल्पी और गौतम के बदन पर नोचे जाने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी थे। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लोग इस मामले को सीधे सीधे साधु यादव से जोड़कर देखने लगे। मीडिया में भी खबरें आने लगीं कि पुलिस ने बड़े राजनेता को बचाने के लिए इस मामले की लीपापोती कर दी है। विपक्ष भी हंगामा करने लगा। साफ साफ नहीं, लेकिन उनके निशाने पर साधु यादव थे। धरना प्रदर्शन भी होने लगे। राबड़ी देवी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो सरकार ने मजबूरी में सितंबर 1999 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच में सीबीआई ने 4.5 साल का वक्त लिया। उस समय सीबीआई के अधिकारियों ने साधु यादव से उनका डीएनए सैंपल मांगा ताकि शिल्पी के डीएनए से उसका मिलान किया जा सके, लेकिन साधु यादव ने इससे इनकार कर दिया। बाद में सीबीआई ने अदालत में जो जांच रिपोर्ट सौंपी वो उससे बिल्कुल अलग नहीं थी जो बिहार पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के दी थी। सीबीआई ने लिखा था, ये मामला खुदकुशी का है, दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी। बलात्कार के मामले की पुष्टि नहीं हुई। जो वीरे का दाग बताया जा रहा है वो पसीने का है जो लाश उठाते वक्त लगा। शिल्पी के घर वाले सीबीआई रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। शिल्पी के परिजन, खासकर उसका भाई प्रशांत जैन, इस मामले को फिर से अदालत में ले जाने की तैयारी करने लगा। अचानक एक दिन उसे उसके घर के नीचे से ही अपहरित कर लिया गया, यानी किडनैप कर लिया। उसका आवास कोतवाली थाने के बिल्कुल समीप ही था, यानी करीब ही था। पुलिस ने उसके अपहरण की पुष्टि भी की। इस घटना के 2 दिन बाद वो घर लौट आया। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। प्रशांत ने अपनी बहन के लिए जो लड़ाई शुरू की थी उसने भी हाथ खींच लिया। इस तरह से शिल्पी गौतम की मौत जो मर्डर मिस्ट्री लग रही थी वो पुलिस फाइलों में आत्महत्या के रूप में हमेशा के लिए दर्ज होकर दफन हो गई। आपकी इस मर्डर मिस्ट्री पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।